साल 2013 गाजियाबाद का एक होनहार लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। नाम था हरीश राणा। परिवार की उम्मीदें, माता पिता के सपने और खुद की मेहनत, सब कुछ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जिंदगी कभी कभी एक ही पल में सब कुछ बदल देती है। एक दिन हरीश अपने पीजी के कमरे की चौथी मंजिल से गिर गए। ये हादसा इतना गंभीर था कि उनके दिमाग में गहरी चोट लगी। उस एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस हादसे के बाद हरीश का शरीर लगभग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। जिस लड़के के पास सपनों से भरा भविष्य था, वो अचानक बिस्तर तक सीमित हो गया। धीरे धीरे दिन महीने बने और महीने सालों में बदलते चले गए, लेकिन हरीश की हालत वैसी ही बनी रही। अब करीब 13 साल हो चुके हैं। हरीश उसी बिस्तर पर है। बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और अपने आसपास की दुनिया से कोई संवाद भी नहीं कर पाते। रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ हरीश की हालत नहीं, बल्कि उनके माता पिता की वो बेबसी है, जिन्होंने पिछले 1 दशक से ज्यादा वक्त तक बेटे को इसी हालत में हर दिन देखा है। उन्होंने उम्मीद भी की, इलाज भी कराया, दुआएं मांगी, लेकिन जब सालों तक कोई सुधार नहीं हुआ तो आखिरकार एक बेहद कठिन फैसला लिया। उन्होंने अदालत से अपने बेटे के लिए सम्मान के साथ मौत की इजाजत मांगी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 13 साल से अचेत अवस्था में पड़े हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि हरीश को दिल्ली के एम्स में पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। वहां डॉक्टर्स की निगरानी में धीरे धीरे उन मेडिकल ट्रीटमेंट्स को वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अब तक उनकी जिंदगी को बनाए रखने के लिए जरूरी थे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पूरी प्रक्रिया गरिमा, संवेदनशीलता और मानवीय सम्मान के साथ पूरी की जाएगी। अदालत के सामने पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि हरीश के शरीर में सोने और जागने का चक्र तो दिखाई देता है, लेकिन वो अपने आसपास की दुनिया के साथ कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। वो ना बोल सकते, ना किसी को पहचान सकते, ना ही किसी तरह की बातचीत कर पाते। उन्हें कई सालों से पीजी ट्यूब के जरिए मेडिकल तरीके से खाना और पोषण दिया जा रहा है, यानी वो खुद से खाना भी नहीं खा सकते। डॉक्टर्स ने पिछले कई सालों में लगातार उनकी स्थिति का परीक्षण किया, लेकिन किसी भी जांच में सुधार के संकेत नहीं मिले। मेडिकल विशेषज्ञों का साफ कहना था हरीश स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में है और उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। जब लंबे इलाज के बाद भी कोई उम्मीद नहीं बची तो उनके माता पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से इसी हालत में है और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। उनका दर्द भरा तर्क था कि इलाज जारी रखना अब सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि उसकी पीड़ा को लंबा कर रहा है। सबसे पहले परिवार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और हरीश की स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत का कहना था कि हरीश किसी लाइफ सपोर्ट मशीन पर निर्भर नहीं है और वो खुद सांस ले पा रहे हैं, इसीलिए उनका मामला पैसिव यूथनेशिया के दायरे में नहीं आता। लेकिन माता पिता ने हार नहीं मानी। साल 2024 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि इतने सालों बाद भी हरीश की हालत बिल्कुल वैसी ही थी और डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि ये स्थिति अब बदलने वाली नहीं है। इसीलिए उनके पिता ने एक नई याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने क्लिनिकली दी जा रही पोषण और पानी की सप्लाई समेत जीवन बनाए रखने वाले इलाज को बंद करने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेडिकल विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी सामने रखी गई। डॉक्टर्स ने बताया कि हरीश पिछले 10 साल से ज्यादा समय से स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में हैं और उनके दिमागी कार्यों में किसी भी तरह की महत्वपूर्ण रिकवरी नहीं हुई। इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार परिवार की याचिका को मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा कि एक योग्य मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और सुरक्षा उपायों के तहत ये फैसला करेगा कि इलाज कब और कैसे बंद किया जाए।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाला जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। और जब किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, तो कुछ परिस्थितियों में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी इसी का हिस्सा माना जा सकता है। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े नियमों और सुरक्षा उपायों के साथ पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी थी और साथ ही लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव को भी वैध माना था। हरीश राणा का मामला उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के तहत किसी व्यक्ति के मामले में जीवन बनाए रखने वाले इलाज को वापस लेने की अनुमति दी है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि यूथनेशिया के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया तब होता है जब डॉक्टर या कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कदम उठाता है जिससे मरीज की मौत हो जाए, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना। वहीं पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर मरीज को जिंदा रखने वाले इलाज को रोक देते हैं या उसे आगे जारी नहीं रखते। उदाहरण के तौर पर लाइफ सपोर्ट मशीन बंद करना, फीडिंग ट्यूब हटाना या जिंदगी बढ़ाने वाली दवाइयां बंद कर देना। बहुत से लोग मानते हैं कि इन दोनों के बीच नैतिक अंतर है। उनके मुताबिक किसी मरीज को जानबूझकर मारना गलत है, लेकिन इलाज रोककर उसे स्वाभाविक रूप से मरने देना स्वीकार किया जा सकता है। कुछ डॉक्टर्स भी इसी सोच से सहमत होते हैं, क्योंकि इससे वो मरीज को शांतिपूर्ण मौत दे सकते हैं, बिना सीधे उसकी जान लेने की स्थिति में आए। हालांकि कुछ लोग इस फर्क को सही नहीं मानते। उनका कहना है इलाज रोकना भी एक तरह का फैसला ही है, क्योंकि अगर किसी मरीज की सांस चलाने वाली मशीन बंद की जाती है तो उसे बंद करने के लिए भी किसी को स्विच दबाना पड़ता है। ऐसे में मरीज की मौत का कारण सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि मशीन बंद करना भी बन जाता है। इस सोच के अनुसार एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में असल में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में नतीजा एक ही होता है, मरीज की मौत। कुछ दार्शनिक तो यहाँ तक कहते हैं कि कई मामलों में एक्टिव यूथनेशिया कम दर्दनाक और ज्यादा मानवीय हो सकता है, क्योंकि इससे मरीज को लंबी पीड़ा से जल्दी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इन सभी कानूनी और नैतिक बहसों के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, एक माँ बाप का दर्द। वो माता पिता जिन्होंने बेटे को 13 साल तक बिस्तर पर पड़े देखा, उम्मीद की हर किरण के साथ जिया और आखिरकार उसी बेटे के लिए अदालत से मौत की इजाजत मांगी। हरीश राणा की ये कहानी सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, एक परिवार की पीड़ा, उम्मीद, संघर्ष और अंततः एक बेहद कठिन लेकिन मानवीय फैसले की कहानी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।